हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व। आशा करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे बड़ी बात लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज से हम आपके नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकत्व। तो अगर आप देखो तो आपने 11th क्लास के अंदर आपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स में वहाँ पे आपकी बेसिक क्वांटिटी जो मूल राशि थी वो था द्रव्यमान। तो विद्युत चुंबकत्व के अंदर अपनी मूल राशि होने वाली है वो होगी आवेश। क्या होगा? आवेश। तो विद्युत चुंबकत्व के अंदर आप किसके बारे में पढ़ोगे? विद्युत चुंबकत्व के अंदर आप आवेश के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? आवेश के। तो यहाँ किसका अध्ययन करेंगे हम? यहाँ आवेश का अध्ययन करेंगे। आवेश का अध्ययन करेंगे। तो विद्युत चुंबकत्व क्या है? इसके अंदर हम आवेश का अध्ययन करेंगे। अब देखो, मैकेनिक्स को आपने यांत्रिकी थी उसको आपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे? आपका स्टैटिक था, आपका काइनेमेटिक था और आपका डायनेमिक था। यानी कि स्टैटिक शुद्ध गति की और बल गति की। इसी तरीके से हमने विद्युत चुंबकत्व को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? इसको भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट्स है लिख लेते हैं। एक पार्ट होगा स्तर विद्युत की, दूसरा पार्ट होगा चुंबकत्व और तीसरा पार्ट होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब देखो, 3 पार्ट्स में आपने मैकेनिक्स को डिवाइड किया था, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के अंदर आप क्या पढ़ रहे थे? आपने पढ़ा कि जितने भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में हो, यानी कि सारी की सारी जब वस्तुएं स्थिर होगी, उसके ऊपर आप जितना भी अध्ययन कर रहे थे वो स्टैटिक्स के अंदर कर रहे थे। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पे बेसिक क्वांटिटी कौन आएगा? राशि कौन है? आवेश। तो हम यहाँ पे स्तर विद्युत की, स्तर मतलब रुका हुआ, विद्युत की मतलब आवेश। तो यहाँ पे हम जितना भी पढ़ेंगे यहाँ पे आवेश को ये मान के चलेंगे कि आवेश क्या है? यहाँ आवेश रुका हुआ है। तो इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे? जब आवेश रुका हुआ हो। तो यहाँ पे किसका अध्ययन होगा? जब आवेश स्थिर हो। इसी तरीके से जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आप किसके बारे में बात करते थे? शुद्ध गतिकी में गतिकी मतलब गति के बारे में। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके बारे में आप बात करें कि ऑब्जेक्ट जैसे साइकिल चल रही है, कार दौड़ रही है, इन सभी के बारे में जो भी आप बात कर रहे हो चल रही है, तो वो जो बात कर रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे? वो शुद्ध गतिकी के अंदर कर रहे थे। तो यहां पर हम चुंबकत्व जो बात कर रहे हैं, यहां पे आवेश क्या होगा? यहाँ पे आवेश चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ आवेश स्थिर था, यहाँ पे आवेश चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि आवेश चलेगा लेकिन वो एक नियत वेग के साथ चलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, वो एक नियत वेग के साथ चलेगा, मतलब कि उसका त्वरण होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे आवेश क्या होगा? आवेश गतिशील होगा। जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो, नियत वेग यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा? a = 0। यहां पे तीसरा आपने पढ़ा था कि भाई मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था कि जब आप गतिकी को पढ़ रहे थे तो उसके पीछे का आपने रीजन जानना चाहा आपने कि भाई कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो क्यों चल रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो हमने वहां पे बल गतिकी यानी कि न्यूटन्स के नियम लेके आए थे। इसी तरीके से वहां पीछे का कोज जानने लगे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब ये आवेश गतिशील होगा तो यहाँ पे ये नियत वेग से गतिशील होगा। लेकिन जब हम आगे देखेंगे कि भाई जब आवेश उसका वेग नियत रहेगा तो वो अगर उसका वेग नियत नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, इधर उधर जहां पर जाएगा उसकी मर्जी वहां जाना चाहेगा। मतलब क्या उसका त्वरण क्या हो? वो यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। वहाँ पे त्वरण 0 नहीं रहेगा। मतलब कि जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक
स्तर वैद्युतिकी में हम एक क्षेत्र के बारे में जानेंगे जिसका नाम होगा विद्युत क्षेत्र, और चुंबकत्व के अंदर हम जानेंगे तो यहाँ पर भी एक क्षेत्र आएगा जिसका नाम होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो जब एक तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके 90 डिग्री पे आपका विद्युत क्षेत्र होगा, तो दोनों मिलकर के एक वेव बनाएंगे, और उस वेव या उस तरंग का नाम क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे भी आवेश गतिशील होगा, लेकिन आवेश जो है नियत वेग से नहीं, उसका त्वरण यानी कि जीरो नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा? आवेश गतिशील तो होगा लेकिन त्वरण क्या होगा? जीरो नहीं है। जब आवेश गतिशील हो पर त्वरण नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि त्वरण जीरो नहीं होगा। तो विद्युत चुंबकत्व के अंदर जो है हम इन पूरी की पूरी ब्रांचों के अंदर स्टडी करेंगे। स्तर विद्युत की आवेश रुका हुआ, चुंबकत्व के अंदर आवेश गतिशील लेकिन त्वरण जीरो। विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश गति करेगा लेकिन उसका त्वरण जीरो नहीं होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं स्तर विद्युत की। तो स्तर विद्युत की क्या होते हैं, चलो इसके ऊपर अब बात करते हैं। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। चलो अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, स्थिर विद्युत की। एक चीज ध्यान रखना, पूरी की पूरी 12th के अंदर जो भी हम जितना भी पढ़ेंगे, जहां पर भी जितनी भी बातें करेंगे, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर करेंगे? पूरा का पूरा करेंगे आवेश के ऊपर। सारी की सारी बातें जो है 12th में आवेश के ऊपर ही होगी। तो हेडिंग लगाइए नहीं, स्तर विद्युत की। स्तर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? स्थिर मतलब रुका हुआ, कौन रहेगा? आवेश। तो भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर आवेश स्थिर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्तर विद्युत की। तो लिख लेते हैं यहां पे, भौतिक विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर आवेश स्थिर हो, स्तर विद्युत की कहलाता है। यानी कि यहां पे हम स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, वो स्तर विद्युत की कहलाता है। अब देखो, तो स्तर विद्युत की के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक आने वाले हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स। तो फर्स्ट जो है टॉपिक्स कौन सा आएगा? हम बार बार बोल रहे हैं कि आवेश आवेश आवेश। तो हम इस आवेश के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग का आपका टॉपिक्स यही होगा, आवेश। तो यहां पे फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो आवेश होगा तथा विद्युत क्षेत्र। यहां पे जो है एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, जिसका नाम क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। यहां पे हम जानेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ये कैसी राशि है, इन सब के बारे में हम यहां पे जानेंगे। और साथ ही देखेंगे कि भाई आपके पास अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश है, अगर वो बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो भी हम निकालेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? जब हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे कि भाई हमारे पास कोई बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण यहाँ इस बिंदु से इस दूरी पे जो है, यहाँ पे जो कोई बिंदु है उस पे कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो वहाँ पे जो है हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अब कोई ज़रूरी थोड़ी हो कि वो आवेश जो है आपका जो है बिंदु आवेश हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप आवेश दे सकते हो तो वो आवेश जो है वहाँ पे बिंदु आवेश नहीं रहेगा। हमने मान लो कि कोई एक सीट है, इस सीट को मान लो कि आपने जो है आवेश दे दिया, यहाँ आवेश दे दिया, यहाँ आवेश दे दिया, यहाँ सभी जगह आवेश दे दिया, तो ये बिंदु आवेश नहीं है। या फिर आपके पास कोई चालक छड़ है, उस छड़ को आपने आवेश दे दिया, तो वो बिंदु आवेश नहीं है। अब उस छड़ के वजह से यहाँ इस बिंदु पे हमें जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, जो उस फॉर्मूले से हम नहीं निकाल पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ एक बंदा आता है हमारी मदद करने के लिए, जिसका नाम है गाउस।
तो यहाँ पे हम अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तो अगली हेडिंग क्या होगी? गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। ये अगला टॉपिक कौन सा होगा? तो देखो, तो हम जब विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र जो है एक अदिश राशि, सदिश राशि है। और आपको पता है कि सदिश राशि है मतलब कि मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इस घटक को लो, इस घटक को लो, फिर इन दोनों को सदिश रूप से जोड़ो, तो यहाँ पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। और हम चाहते हैं कि भाई इसको किसी तरीके से जो है एक ऐसी अदिश राशि के साथ क्या करें? जोड़ा जाए। यानी कि जो है हम इसका जो है एक अदिश राशि के साथ जो है एक रिलेशन बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे। और वो अदिश राशि कौन सी होगी? तो उसका नाम होगा विद्युत विभव। तो अगला टॉपिक कौन सा है? विद्युत विभव। अब देखो, विद्युत विभव के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं तो विद्युत विभव क्या होता है। हम देखेंगे कि भी विद्युत विभव जो है वो पर्टिकुलर किसी लोकेशन का होता है। विद्युत विभव मतलब पोटेंशियल, ये पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन का होगा। मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कोई आवेश है, इस आवेश से इस पॉइंट पे विद्युत विभव का मान कुछ होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान कुछ होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का कुछ होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान कुछ होगा। यानी कि अलग अलग जगहों का जो है विद्युत विभव क्या होता है? अलग अलग होगा। हाँ, एक ऐसी सतह होगी जिस पे विद्युत विभव एक समान होगा, उसे बोलेंगे हम समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होगा जहां पे विभव एक समान होगा, बाकी सभी जगह पे विद्युत विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। और ये एक अदिश राशि होगी जो हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है हम परिमाण वगैरह का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो विद्युत विभव के बारे में भी हम यहाँ जानेंगे। उसके बाद जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये विद्युत क्षेत्र जो होता है ये एक तरह की एनर्जी ही है। अब जो है हम इस एनर्जी को जो है हम अपने काम में लेना चाहते हैं, इसको किसी तरीके से स्टोर करना चाहते हैं, हमारा काम निकालना चाहते हैं इसे। तो देखो, तो इसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ऐसे डिवाइस की इन्वेंशन करेंगे जिसका नाम होगा क्या? जिसका नाम होगा संधारित्र। तो आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होगा? संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एनर्जी को अच्छी तरीके से स्टोर करते हैं। तो इस संधारित्र के बारे में तथा विद्युत धारिता के बारे में यहाँ पे जानेंगे। और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे के पूरे स्तर विद्युत के अंदर पढ़े जाएंगे। यहाँ आके आपकी स्तर विद्युत की खत्म हो जाएगी। और ये आपकी क्लास 12th के लिए ये 7 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? ये 7 मार्क्स के पूरे के पूरे। यहाँ आके आपको जो है 7 मार्क्स का जो है पूरा 7 मार्क्स का कवर होगा। तो ये आपका हो गया स्तर विद्युत की वे शाखा जिसके अंदर आवेश स्तर होगा। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? स्टार्टिंग आपका आवेश से होगा, फिर विद्युत क्षेत्र, फिर गाउस का नियम, फिर विद्युत विभव और संधारित्र। आपका स्तर विद्युत की यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखो, तो हम बार बार जिस राशि के बारे में जान रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि आवेश आवेश। अब जानते हैं कि भाई ये आवेश है क्या, ये आवेश क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं अब। तो चलो हेडिंग लगाइए आप अपनी, आवेश क्या होता है, आवेश, इसके बारे में हम अभी जान लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ आवेश। तो देखो, तो आवेश के बारे में हम जानते हैं। तो अगर आप देखो तो आपने जो है 11th के अंदर आपका जो है बेसिक क्वांटिटी कौन सा था? मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम किसके बारे में बात करेंगे? आवेश के बारे में। अब देखो, तो आवेश क्या होता है, समझो इस चीज को। अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश है मतलब वहां स्पार्क हो सकता है, मतलब कि लाइटनिंग हो सकती है। तो ये जो लाइटनिंग का केस आप देख रहे हो, ये कौन सा इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। कहां पे देखी आपने ये जो स्पार्क जो है कहां देखा?
आपने जब एरोप्लेन जो है जब रनवे के ऊपर लैंड करता है, हवाई जहाज जैसे ही रनवे के ऊपर लैंड करता है, तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के टायर और रनवे के बीच में स्पार्क दिखाई देता है, आपको एक चमक दिखाई देती है। वो चमक जो है वो क्या है, वो स्पार्क जो है इसी का एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही है। मतलब कि जहां आवेश होगा मतलब वहां एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेगा ये। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या हुआ कि सर्दियों के दिनों में जब आप किसी प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, ऊनी कपड़े पहने हुए थे, और आप किसी मेटेलिक डोर को टच करते हो, किसी दरवाजे को टच करते हो, तो आपको एक शॉक लगता है। वो शॉक क्या, वो भी एक इलेक्ट्रिकली इफेक्ट है। इसी चार्ज का ही क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही है। यानी कि आवेश जो है एक विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज, आपने क्या किया, एक इंसुलेटर लिया, इस इंसुलेटर के ऊपर यानी कि एक कुचालक लिया, इस कुचालक के ऊपर जो है ऐसे तांबे के तार की वायरिंग कर दी, तार लपेट दिया इस तरीके से, एक मेटेलिक वायर। अब जैसे आपने इसके अंदर मेटेलिक वायर लपेट के करंट पास की, तो मैं देखता हूं कि इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र, और जो है लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कहने का मतलब क्या होगा, मतलब कि ये जो है चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश ये आवेश हुआ क्या, आवेश क्या हुआ, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो लिख लेते हैं ये आवेश के बारे में। आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हो। दूसरी परिभाषा क्या लिखोगे कि हमने देखो किसी बॉडी के ऊपर आवेश दे दिया, हमने क्या किया, सिंपल सा किसी ऑब्जेक्ट को रब किया, ये आवेशित हो गए, हम आगे बात करेंगे। अगर ये आवेशित वस्तु है, किसी ऑब्जेक्ट है, अब हम देखते हैं कि इसके पास अगर किसी दूसरी आवेशित वस्तु को लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो आवेशित वस्तु है एक बल अनुभव करता है, उसको हम बोलेंगे स्तर विद्युत बल। यानी कि ये वस्तु जो है इसकी वजह से क्या करता है, एक बल महसूस करता है। तो आवेश क्या है, आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण कोई दूसरा पदार्थ जो है एक स्तर विद्युत बल अनुभव करता है। तो दूसरी लाइन भी आप लिख सकते हो, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो जिसके कारण दूसरी आवेशित वस्तु स्तर विद्युत बल का अनुभव करती है। तो ये चीज हो गई। तो आवेश की परिभाषा क्या हो गई, अगर कहीं किसी पदार्थ के ऊपर जहां पर भी आवेश आएगा तो क्या होगा कि वो जो है या तो विद्युत तथा या फिर चुंबकीय दोनों प्रभाव दिखा सकता है। दूसरा, ये जो है किसी दूसरी आवेशित वस्तु के ऊपर जो है एक बल लगा सकता है। तो आवेश की ये परिभाषा हो गई। अब देखो तो जो है आवेश जो है ये कितने प्रकार का होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले जो है आवेश के प्रकार के बारे में जो है बताया किसने, विलियम गिलबर्ट ने। किसने बताया, विलियम गिलबर्ट ने। उसने बताया कि भाई उन्होंने कहा कि जो ये आवेश जो है ये दो प्रकार का होता है। एक को उन्होंने बोला विट्रियस और दूसरे को उन्होंने बोला रेजोनेंस।
नाम याद रखना दोनों, एक विट्रियस और एक रेजोनेंस। अब देखो तो दोनों को अपने माइंड के अंदर रिलेट करो, थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाओ कि जो है इन दोनों वर्ड को आपने या तो कहीं पे देखा है या कहीं पे सुना है। तो विट्रियस वर्ड आपने कहाँ देखा है? तो देखो तो विट्रियस वर्ड जो है सिंपल सा आपने कहाँ देखा, या तो टॉयलेट सीट पे लिखा हुआ देखा है या फिर वॉच पे देखा हुआ है। तो जो चीनी मिट्टी हो गई, पत्थर वगैरह हो गई, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये विट्रियस की कैटेगरी के हैं। दूसरा जो है कौन सा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है रेजिन, आपने जो है कहाँ, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है कि आपके जो प्लास्टिक हो गई, जूट वगैरह ये हो गए, सारे के सारे क्या है? ये रेजिन के अंदर आते हैं। तो ये जो विट्रियस और रेजोनेंस के बारे में जो है हमें किसने बताया? विलियम गिलबर्ट ने। लेकिन जो है इनको वहाँ पे जो है रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले बात बोली थी ये, और लोगों ने इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग जो है इनको नहीं लिखते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक विट्रियस होता है और दूसरा रेजोनेंस होता है, इसके बारे में हम नहीं लिखते हैं ये। तो जो है आवेश का जो नामकरण करने वाला बंदा है वो अपनी फिजिक्स की दुनिया में जो आ रहा है वो थे अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट। कौन थे? वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम याद रखना, ये आपके काम का नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है आके यहाँ पे आवेश का नामकरण कर दिया। आवेश कितने प्रकार का होगा? तो उन्होंने बोला आवेश दो प्रकार का होता है। उन्होंने भी दो प्रकार का बोला, लेकिन कौन कौन से होंगे? तो उन्होंने बताया कि एक जो होगा, एक का नाम होगा धनात्मक आवेश और दूसरे का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम होगा ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक का नाम क्या है? धनात्मक आवेश, दूसरे का नाम क्या है? ऋणात्मक आवेश। तो आवेश के नामकरण कर दिया। आवेश कितने प्रकार का है? धनात्मक और ऋणात्मक। किसने दिया नाम? तो नाम याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो है इन्होंने जो है यहां आवेश का नामकरण कर दिया, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। उन्होंने बोला, ध्यान रखना, उन्होंने बोला जो ग्लास रॉड होगी, कांच की छड़, ये होगी धनावेशित, और जो प्लास्टिक होगा, रबड़ होगा, वो कैसा होगा? ऋणात्मक। ये कैसी होगी? ऋणावेशित। कोई रीजन नहीं था कि इसको उन्होंने धनात्मक क्यों बोला, इसको जो है ऋणात्मक क्यों बोला। जैसे आए उन्होंने जो है जस्ट फॉर कन्वेंशन इनके नाम दे दिए, इसके ऊपर क्या धनात्मक आवेश होगा और इसके ऊपर कैसा आएगा? ऋणात्मक। अगर वो बंदा बोलता कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो आज हम यही पढ़ते। ये जस्ट फॉर उनका क्या है? कन्वेंशन है। और आपको पता होगा कि भाई उन्होंने जो है एक जो है उस जमाने में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है काइट एक्सपेरिमेंट, यानी कि पतंग का एक एक्सपेरिमेंट। वो चाहते थे कि भाई अगर कहीं पे एटमॉस्फेयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है, वो चाहते कि मैं उसको ग्राउंड पे लेके आऊं। तो जो है उन्होंने क्या की? एक पतंग उड़ाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई उनको इसमें जो है उनको ये शौक नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते कि भाई वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी ग्राउंड पे तो मेरे हाथ में जो है बॉडी को शॉक लगेगा। लेकिन वो जो है उसमें कामयाब नहीं हुए, वो उस एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड पे नहीं लेके आ पाए। तो ये फील्ड आज भी आपके लिए खुला है, क्योंकि आज भी हमारे पास इतने बड़े कैपेसिटर और इतने बड़ी बैटरी नहीं है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को, एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकें। तो ये फील्ड आपके लिए आज भी खुला है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप जो है ऐसा काम कर दो। तो
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, दोनों के नाम दे दिए। आवेश कितने प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश। ये जो होता है कांच की छड़ पे कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा, और प्लास्टिक के ऊपर कैसा होगा, ऋणात्मक। अब देखो उसके बाद जब देखो तो जब एटम परमाणु की डिस्कवरी हो रही थी तो वहां पर जो है परमाणु के अंदर हमें क्या मिला, एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और बाहर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब परमाणु की डिस्कवरी हो रही थी तो वहां पे जो है उनके ऊपर जो है प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के ऊपर भी हमें जो है आवेश मिला। ये भी जो है छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो भाई अब हम जानना चाहते थे कि भाई उन दोनों के ऊपर कैसा आवेश है। तो देखो हम कांच की छड़ को देख चुके हैं कि ये कैसी है, धनावेशित है। तो हमने क्या किया, इस कांच की छड़ को जो है प्रोटॉन के पास लेके गए। अगर कांच की छड़ वाला की तरह ही अगर प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होगा तो इसके ऊपर भी प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अगर इसको प्रोटॉन के पास में लेके जाए और प्रोटॉन इसको जो है प्रतिकर्षित करता है तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश। अगर वो आकर्षित कर लेता है तो हम कैसा मानेंगे, वो ऋणात्मक आवेश का होगा। तो हमने जब प्रोटॉन के पास इसको लेके गए तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि कांच की छड़ से प्रोटॉन जो है प्रतिकर्षित हो गया। इसी तरीके से हम जो है क्या लिखते हैं, आप लोग केमिस्ट्री के अंदर लिखते हैं कि प्रोटॉन जो है कैसा होता है, ये धनावेशित है। दूसरा जब इलेक्ट्रॉन को इसके पास में लेके आए तो हमें मिला कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है। तो हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो यहां से जो है एक चीज नोट करने वाली ये है कि भाई हमारे पास एक कांच की छड़ है, कैसी है, धनावेशित। दूसरी कांच की छड़ है, वो भी कैसी है, धनावेशित। दोनों को पास में लेके आता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब देखो एक प्लास्टिक है, दूसरी तरफ भी प्लास्टिक है, दोनों को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब कांच की छड़ है, ये प्लास्टिक है, दोनों को पास में लेके आएंगे तो आकर्षण। आवेश के प्रकार हो गए। तो नोट लिखो, एक अच्छा सा है, बड़ा काम का है, ये आगे पूरा चलेगा। क्या है नोट लिखते हैं, सजातीय आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय सदैव आकर्षण होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अपने माइंड में इस तरीके से घुसा लो जिस तरीके से मुगलों के इतिहास में शेरशाह सूरी घुसा, कि भाई ग्लास रोड के पास ग्लास रोड को लेके आओगे तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, अगर ग्लास के पास प्लास्टिक लेके आओगे तो दोनों आकर्षित करेंगे। तो ये जो आ गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो काम की चीज़ है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं कि भाई आवेश जो है ये हमने देख लिया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आगे देखते हैं कि भाई इसका मात्रक क्या है। तो आवेश के मात्रक के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई आवेश का जो है मात्रक क्या होता है। तो आगे देखते हैं आवेश का मात्रक क्या है। तो हेडिंग लगाओ मात्रक। तो जो है आवेश के मात्रक को हमने जो है करंट के बेस पे डिसाइड किया। हमें पता है कि आवेश को हमने जो है डिपेंड कहाँ किया, करंट पे, धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते थे, धारा। तो I इजिकल्स टू क्या था, I इजिकल्स टू Q/T, धारा बराबर की आवेश बटा समय। तो यहाँ से Q इजिकल्स क्या हो जाएगा, I T। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो है
अगर हम एम के एसआई सिस्टम में बात करेंगे और एक सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे, तो एम के सिस्टम में मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे आवेश का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड। और हम देखेंगे भाई इस तरह विद्युत के अंदर जो है कूलॉम ने जो है काफ़ी काम किया था, जिस तरीके से मैकेनिक्स में न्यूटन ने किया था। तो यहाँ पे जो है कूलॉम ने जो है ज़्यादा काम किया, तो उसकी याद में एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या लिख देते हैं, कूलॉम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और इससे जो है कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। अब जो है सीजीएस सिस्टम में हम क्या लिखेंगे मात्रक, तो सीजीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होगा स्टेट कूलॉम। ये होगा। अन्य मात्रक देख लेते हैं, अन्य मात्रक क्या क्या है। आवेश के जो है अन्य मात्रकों के बारे में हम देख लेते हैं। अन्य मात्रकों के अंदर क्या आता है, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट EMU और एक ESU। तो एक कौन सा है, ESU। इसको मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और दूसरा क्या होता है, EMU। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये हो गया। अब ध्यान रखना इन दोनों के अंदर जो है एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम देख लेते हैं। क्या रिलेशन है, मात्रक पता चल गया, कूलम होता है, सीजीएस में स्टेट कूलम होता है। अन्य मात्रक ESU और EMU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इनके बीच में जो है थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है। तो देखो 1 कूलम जो होता है इसके अंदर जो 3 × 10⁹ ESU होता है, और इसको आप फ्रैंकलिन भी बोलते हो या फिर फ्रैंकलिन, ये भी लिख सकते हो। एक कूलम के अंदर कितने, 10 × 10⁹ ESU या फिर फ्रैंकलिन। दूसरा जो 1 कूलम होता है वो 1/10 EMU होता है। तो यहां से इक्वेशन 1, यहां से इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, राइट साइड दोनों के बराबर है, मतलब कि ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 1/10 EMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹ ESU। तो यहां से 1 EMU कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। एक EMU में के अंदर 3 × 10⁻10 ESU होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। आगे जो है अन्य मात्रक भी देख लेते हैं, आवेश के क्या क्या है। तो देखो, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की अगर बात करें तो वो कौन सा है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। नाम याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो कौन है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। फैराडे, फेरेड नहीं, फेरेड जो है संधारित्र में धारिता की यूनिट होगी, वहां का मात्रक होगा। तो फेरेड और फैराडे अलग अलग है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। तो लिख लेते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। और एक फैराडे इसके अंदर कितने कूलम होते हैं, तो मैं लिख लेता हूं 96500 कूलम होते हैं।
ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फेराडे के अंदर कितने होते हैं? 96,500 कूलम। ये चाहिए ध्यान। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? फेराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक की अगर हम बात करें तो वो कौन है? वो है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है? फ्रैंकलिन। अब आगे जो है अन्य मात्रकों के बारे में हम जान लेते हैं। अन्य मात्रकों में क्या होगा? एक होगा मिली कूलम, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 × 10⁻³ कूलम। एक होगा माइक्रो कूलम, इसको लिखेंगे 1 × 10⁻6 कूलम। एक होगा नैनो कूलम, इसको लिखेंगे 1 × 10⁻9 कूलम। एक होगा पिको कूलम, इसको लिखेंगे 1 × 10⁻12 कूलम। और एक होगा फर्मी कूलम, इसको लिखेंगे हम 1 × 10⁻15 कूलम। ये आवेश के अन्य मात्रक है। अगर आपके पास कोई प्रश्न आ गया कि एक वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर जो है आवेश है, वो है 5 माइक्रो कूलम, तो इसको ऐसे ही सोल्व नहीं करना। यहाँ पे इसको क्या करोगे? पहले एसआई सिस्टम यानी कि लेके आओगे 5 × माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम, फिर सोल्व करोगे। तो ये छोटे छोटे है, इसके ऊपर आवेश के ये अन्य मात्रकों में ये क्वांटिटी याद रखनी है आपको, इस चीज़ को ध्यान में। ये हो गया। अब देखो तो आगे हम देखते हैं कि भाई आवेश का संकेत क्या, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे। तो आवेश को प्रदर्शित सिंपल सा किससे करते हैं? या तो कैपिटल क्यू से करते हैं या फिर स्मॉल क्यू से। तो संकेत क्या है? वो है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। आगे बात करते हैं विमा। विमा क्या होगी? तो हमें पता है विमा के लिए करंट के बेस पे देखते हैं तो I इजिकस्ट क्या होता है? Q/T। तो यहाँ से Q इजिकस्ट क्या हो जाएगा? IT। अब आपको पता I क्या है? I भी एक मूल राशि है, आपने 11th के अंदर पढ़ा है। मूल राशियों में टाइम भी क्या है? ये भी मूल राशि, करंट और टाइम दोनों मूल राशि है। I को हमने किससे लिखा? विमा निकालते तो I को हमने लिखा एम्पियर, कैपिटल है। टाइम के लिए हमने क्या लिखा? कैपिटल T। तो आवेश की विमा क्या हो गई? AT। अब देखो तो राशि कैसी है? तो हमें पता है कि राशि ये कैसी है? अदिश राशि। तो आज जो है आपने विद्युत चुंबकत्व में स्तर वैद्युतिकी को जाना है। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, मात्रक क्या है, विमा क्या है इसकी, ये सारे का सारा जान लिया आपने। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।